कि मुश्किल घड़ी में ही साहस का पता चलता है। महामारी से ग्रस्त हमारा देश ऐसे ही साहस की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन मुश्किल घड़ी राक्षसों को भी जन्म देती है। हाल ही के यूनियन बजट से यही पता चला। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. तो ये स्पष्ट हो गया था, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कम मांग के कारण संकट में थी। लोग पर्याप्त खरीदारी नहीं कर पा रहे थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे और इसीलिए कई क्षेत्रों में उत्पादन बहुत नीचे है। और इसीलिए सभी को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री मांग को बढ़ाने के लिए कुछ तो करेंगे। महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी 7.3% सिकुड़ गई। पूरी बाउंस बैक कहानी इसी न्यूनतम संख्या पर आधारित है। भारत की जीडीपी ने पूर्व महामारी के स्तर को पार कर लिया, लेकिन इसकी विकास दर अभी भी बहुत पीछे है। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष में 11.1% की आश्चर्यजनक वृद्धि दिखाने के लिए सरकार का दावा है कि मुद्रास्फीति केवल 3% से नीचे होगी। एक महीने पहले सरकार का खुद का महंगाई का अनुमान लगभग दोगुना था। बड़े पैमाने पर विकास की कहानी को डावाडोल करता तथ्य है निजी खपत में गिरावट। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आधे से अधिक का योगदान करने वाला विकास का मुख्य इंजन निजी खपत है। ये अभी भी महामारी के पहले की तुलना में 2.9% कम है। यानी या तो लोग खर्च नहीं कर रहे या लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, खासकर निचले स्तर पर। मुद्रास्फीति को शामिल किए बिना घरेलू खपत में वित्तीय वर्ष 2018 में कमी देखी गई, जिसके बाद लॉकडाउन और महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में और गिरावट आई। वित्तीय वर्ष 2012 के बाद से 7.1 करोड़ लोगों को पूर्ण गरीबी में धकेल दिया गया है। उसी समय सीमा में 90 लाख नौकरियां चली गई और फिर एक महामारी के आने से स्थायी रूप से 1.5 करोड़ नौकरियां और छिन गई। India has never seen such high levels of unemployment, and I'll just give you two numbers. Urban unemployment rate for women is 19.9%, and rural unemployment rate for women is close to 13%. So it is in this context that economists have been talking for a long time, and not just during the pandemic, about the lack of demand in the economy, which is the structural problem that we are in after 30 years of neoliberalism. Now, it is not only economists who have been talking about this for a long time, but even the CII is this time expected a boost in demand. They especially talked about a boost in rural demand and sort of addressing the question of unemployment and bringing in demand side measures. सभी को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री मांग को बढ़ाने के लिए कुछ तो करेगी। Big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM Gati Shakti and be benefited by the synergy of multimodal approach. Moving forward on this parallel track, we lay the following 4 priorities. लेकिन वित्त मंत्री ने इसकी बिल्कुल विपरीत किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा बजट का मुख्य आकर्षण था। रेल, सड़क, रक्षा, दूरसंचार आदि में अधिक पैसा लगाने की बात कही गई है। 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्यों को 1 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा है। 5G मोबाइल नेटवर्क इसी साल शुरू किया जाएगा। यह सब इस उम्मीद में घोषित किया गया है कि निजी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश करेगा और जीडीपी बढ़ेगी। It is very striking that on the one hand, you are going to lease the assets of the National Highway Authority of India, and at the same time, you are going to sink in more money into this indebted institution. Would I renovate my house before I am going to sell it? I mean, would I be so stupid as to do that? It's highly improper, irregular to do such a thing. Now, coming to the railways, you merrily announced 400 Vande Bharat trains. In 2019, before the Lok Sabha elections, Mr. Modi inaugurated the first Vande Bharat train. 3 trains were
three train sets were indigenously developed at the Integral Coach Factory in Chennai. You abandoned that project. Now 400 trains of Vande Bharat Expresses, train sets, mind you, we're talking about a complete train. If you are going to do it within the next 3 years, who's going to make them? You haven't invested in anything in that capacity. So what will happen is that these will be imported. और अगर जीडीपी बढ़ती भी है तो क्या यह सीधे तौर पर नौकरियों में तब्दील हो जाएगी? 2090 के बाद से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि ने रोजगार के बड़े अवसर पैदा नहीं किए हैं। जब सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि हुई तो रोजगार वृद्धि धीमी होकर 1% हो गई। वित्तीय वर्ष 2012 से 2018 तक हमने लगभग 90 लाख नौकरियां खो दी, जबकि औसत सकल घरेलू उत्पाद लगभग 6.8% था। हमारी अर्थव्यवस्था अधिक रोजगार दिलाने वाले निर्माण और उत्पादन क्षेत्रों से दूर जा रही है। So growth is not only not producing more jobs, you are actually witnessing a job loss and more people slipping into poverty even without pandemic. Pandemic has worsened those. इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर दाव लगाते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जिन्होंने महामारी और आर्थिक मंदी का खामियाजा उठाया, उनकी ही मदद के आसार नहीं है। महामारी के बाद तथाकथित घोषित क्रेडिट रिलीफ पैकेज की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि में वृद्धि ही बस एक सांत्वना है। हालांकि वित्त मंत्री का दावा है कि यह क्रेडिट योजना सफल रही है, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों का अलग ही मानना है। Since that had worked out well for the MSMEs, we thought that formulation is the best to be adopted. So to the existing 4.5 lakh crores of sovereign guarantee, we added 50,000 crore more sovereign guarantee. That's a complete wrong figure, because if you look at the budget, the actual budget, and now we have the revised estimates also, it shows that not even 50% of what was allocated last year for the emergency credit line guarantee for small scale in MSMEs was fulfilled. So you need to look at the budget figures and not just what the finance minister claims. ये दिलचस्प बात है कि अनौपचारिक क्षेत्र, जिसमें भारत की लगभग 80% श्रमिक काम करते हैं, उसका बजट भाषण में कोई जिक्र ही नहीं था। एक मजबूत मांग की तरफ को बढ़ावा देना चाहिए था, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वेतन में भुगतान में मदद और अनौपचारिक मजदूरों को प्रत्यक्ष नकद और वस्तु रूप में हस्तांतरण शामिल होने चाहिए थे। आखिरकार किसी भी आर्थिक आपदा की गाज सबसे पहले उन पर ही गिरती है। Everything that the finance minister said, there was not one word of the collapse of investment in the household unincorporated sector. The household sector which would have invested, that sector you've killed even more by ensuring that a consumption-led growth which would have created the market for these small and micro enterprises doesn't take place. अस्पतालों के सामने लंबी लाइनों की छवि देश की स्मृति में हमेशा के लिए छप गई है, पर महामारी के तीसरे साल में स्वास्थ्य बजट के क्षेत्र में कोई इजाफा नहीं हुआ। सरकार तो ये मानकर चल रही है कि महामारी के दिन बीत चुके हैं। अगर हम बजट की संशोधित राशि से तुलना करें तो 2022-23 का स्वास्थ्य बजट बढ़कर अब 86,200 करोड़ है, यानी महज 0.23% का इजाफा, और साथ ही टीकाकरण के आवंटन में भी कमी की गई है। Our Vishwaguru thinks that the pandemic is over. We don't need any more vaccines. How irresponsible can that be? We don't even have a proper booster dose, mind you. What we call is a precautionary dose, because we are not doing what science is telling us to do, but we are doing what we can do with what we have. यही कहानी शिक्षा के क्षेत्र की है। कोई बड़ी योजना, प्रोजेक्ट या घोषणा नहीं। कोविड के कारण इस क्षेत्र ने जो तबाही झेली है, इसे मौजूदा बजट आवंटन से कहीं ज्यादा दिया जाना चाहिए था। Indian children and Indian youth have never suffered so badly. A 5th standard child comes back to school after 2 years. There is no way she can go back to class 5 and continue as if nothing happened.
Where is the remedial measure? Where is even the recognition that you need a huge remedial program? You need to have a remedial system going on a gigantic scale. Seeks to lay the foundation. सबसे बुरी घोषणा तो आनी अभी बाकी थी। जब करोड़ों लोग आजीविका की तलाश कर रहे थे, ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा का आवंटन 1/4 घटा दिया गया। 25,000 करोड़ की अविश्वसनीय कटौती। तो संदेश साफ है, सरकार निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए अपना सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दांव लगा रही है, वह भी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की खातिर निजीकरण और राष्ट्रीय संपत्तियों की बिक्री के जरिए। और उसके लिए बाकी सभी क्षेत्रों को नजरअंदाज किया जा रहा है। संकट में फंसे लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के निराशाजनक कार्यान्वयन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह अपने आप में एक बड़ा जुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की 1080 परियोजनाओं में से केवल 300 ही योजनागत तरीके से आगे बढ़ रही हैं और खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार करीब 15 लाख करोड़ रुपए की भारी रकम उधार लेगी, यानी हर हफ्ते औसतन 30,000 करोड़। Interest rate that the markets now want to buy, to cover that bond, the deficit is rising. Oil prices are rising. The Federal Reserve is indicating that it's going to raise interest rates. If it raises interest rates, foreign portfolio investment slows down, then it complicates the process of mopping up resources for the government. इस बीच देश के बेहद अमीर लोग जमीन पर घट रही सच्चाइयों से बहुत दूर हैं। महज 98 भारतीयों के पास उतनी संपत्ति है जितनी कि 55 करोड़ गरीब जनता के पास है। संपत्ति कर की मांग अनसुनी कर दी गई। सरकार का मानना है कि पैसा अमीरों से गरीबों तक ट्रिकल डाउन सिद्धांत के जरिए पहुंचेगा, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती के 3 साल हो चुके हैं और ना ही इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला और ना ही नौकरियां पैदा हुई। वित्त मंत्री की सांत्वना हमें और भी उत्सुक कर देती है। उनका कहना है, आप शुक्रगुजार रहें कि मैंने आपका इनकम टैक्स नहीं बढ़ाया। मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी, एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। And so we now have a situation where corporate tax has fallen below individual income tax. A study released by IMF in 2015, now the high priest of neoliberal thinking and trickle-down theories and all, they studied 150 countries, more than 150 countries, and they said if the income share of top 20, then GDP growth actually declines over the medium term. In contrast, an increase in income share of bottom 20% is associated with higher GDP growth. नारे और वादे आसानी से भुला दिए जाते हैं। अच्छे दिन से अब हम अमृत काल में पहुंच गए हैं। सबसे नया वादा है कि 25 वर्षों में हम एक वंडरलैंड यानी कि एक नई निराली दुनिया में होंगे। भारत के लिए शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और लाखों भारतीयों को रोजगार। लोग पुराने वादों को भूल जाते हैं और नए के पीछे दौड़ते हैं, पर एक वादा भुलाए नहीं भूलता। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का। केंद्र सरकार के हर नेता ने डंकी की चोट पर इसका ऐलान किया था, पर उसका क्या हुआ? इसी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में। When can we expect the farmers' income to double? Number one. And when can we expect the pharmaceutical? Farmers' income to double. It was supposed to double in 2022. Thank you. Who wants to? I mean, will Ananta Nageshwaran want to answer it?